नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। साल के अंत में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए शह मात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है। राज्यों की चुनावी कमान भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे और हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी और बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी की चुनावी आक्रामकता का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है। कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है तो ओबीसी वोट बैंक पर भी उसकी नजर है। चुनावी जंग को तेज करने के लिए पीएम मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली हुई है। राजस्थान पीएम मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से पता चलता है कि पिछले 7 दिन में दूसरा और साल भर में ये उनका 10वां राजस्थान दौरा है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही चुनावी मौसम में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। राजस्थान को करीब 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का चुनावी तोहफा दिया। चित्तौड़गढ़ गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हार मान ली है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं को भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन गहलोत जी को तो भरोसा हो गया है कि उनकी सरकार जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि आज जब अपराध की बात आती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। आज जब भ्रष्टाचार, अराजकता, दंगे और पत्थरबाजी की बात आती है तो राजस्थान का नाम बदनाम होता है। महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार के मामलों में भी आज राजस्थान सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है। इस चुनावी रैली के जरिए पीएम मोदी ने मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। मेवाड़ में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले की 28 सीट शामिल है। इस समय मेवाड़ की 28 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ बहुत खास है। ऐसी धारणा बनी हुई है कि 200 विधानसभा सीटों में से यही 28 सीटें हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। मतलब जिसने मेवाड़ जीता, सरकार भी उसी की बनी। हालांकि पिछले चुनाव में ये मिथक टूट गया था क्योंकि मेवाड़ में कांग्रेस पीछे रही थी, फिर भी उसी की सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी को इस बार भरोसा है कि मेवाड़ जीतकर वो राजस्थान जीतने का रिवाज फिर से स्थापित कर पाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले करीब 15 सालों से चल रही बीजेपी सरकार को बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में भी हुंकार भरी। पिछले 1 महीने में 8वीं बार मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने ग्वालियर में 19,260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए और मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। यहाँ की एक एक विरासत पर गर्व करने की है, लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने
राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना में केसीआर की पार्टी सत्ता में है। अब इन राज्यों में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे है। बीजेपी ने पिछली बार की रणनीति से इतर इस बार किसी भी राज्य में अपने सीएम चेहरे के नामों की घोषणा नहीं की है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया अपने नाम के ऐलान की बाट जोहते रहे, लेकिन अब आला कमान की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। सबसे बुरा हाल तो मध्य प्रदेश में 15 साल से राज कर रहे शिवराज की है। मध्य प्रदेश में जारी तीसरी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार अगर मध्य प्रदेश जीती तो सत्ता की कमान किसी और को सौंपी जा सकती है। पार्टी की बेरुखी से आहत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना दर्द बयां किया है। सीहोर जिले के एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। अब सीएम शिवराज का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें तो सिर्फ झूठ के लिए ही याद रखा जाएगा। बहुत याद आएंगे उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। दरअसल इस बार बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी के दौरे और जबरदस्त रणनीति के बूते वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का रण जीतने में कामयाब होगी। वहीं बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए वो विरोधी दल के बड़े नेताओं को घेरने के लिए अपने प्रमुख सांसदों को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी को राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा है। अब ये बीजेपी की विडंबना और मजबूरी है तो सफलता की कुंजी भी साबित हो सकती है। लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की रणनीति से ही बीजेपी को मात करने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व को हथियार बनाया तो कांग्रेस ने भी हिंदुत्व को ढाल बना लिया है। राहुल ने हिंदुत्व से चुनावी शंखनाद किया है तो ओबीसी वोट बैंक पर भी कांग्रेस दांव लगा रही है। साफ है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 की जंग में बीजेपी हर ओर से सियासी बिसात पर गोटियां फिट कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट ढूंढकर उसी के अंदाज में सियासी जवाब देने की तैयारी में है। अब देखना है कि किसका दांव कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो शहमात का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा चुकी है। चुनावी दल पूरा दमखम दिखाकर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर अपनी सरकार कैसे जमाई जाए या जिसकी सरकार है उस सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, इसको लेकर लगातार चीजों को बनाया जा रहा है। और इसी पर वसुंधरा राजे के साथ साथ सिंधिया भी अपने नाम के ऐलान की बात जोहते रहे। लेकिन अब आपको बता दें कि आला कमान की ओर से फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है और इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही तरफ से लगातार अब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अगर कहा जाए कि बीजेपी की रणनीति की जो तैयारी है, जिस तरह से बीजेपी जवाब दे रही है और उसी की काट ढूंढते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जवाब देने की कोशिश कर रही है।
हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत अभिमन्यु जी आपके साथ ही करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति अपनी तैयार बीजेपी ने कर ली है और अब बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर उसकी जीत पक्की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातों का ऐलान कर रहे हैं, जनता को सौगातें दे रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अपने विरोधी दल को चित्त करने के लिए उसी की रणनीति का जवाब उसी की भाषा में देने की तैयारी अब कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, तो अभी हिमाचल का चुनाव हुआ, हिमाचल में नहीं रहे, कर्नाटक में नहीं रहे, मध्य प्रदेश में इन्हें पहले भी मैंडेट नहीं मिला था और हरियाणा में नहीं मिला था, गोवा में भी मुंह की खाकर आए थे ये लोग, महाराष्ट्र में भी मुंह की खाकर आए थे। तो इनकी लहर तो कहीं रही नहीं, उल्टा जहाँ इनकी सरकारें रही जनता ने इनको उखाड़ फेंका और जहाँ इन्होंने सरकारें गिराई वहां से भी जनता ने इनको थोड़ा लिया। आप देखें, ये सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, कर्नाटक में नहीं है, केरला में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये कई राज्यों में नहीं है देश भर में। और उसका कारण ये है कि जनता जहाँ जहाँ इनको बरत रही है वो जान रही है कि ये जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और जनता का सारा पैसा लूटकर 2-4 चंद पूंजीपतियों की जेब में डाल देते हैं। ये सिर्फ हम दो हमारे दो के सिद्धांत के साथ चलते हैं। जनता का सारा पैसा लूट कर अगर ये देंगे तो जनता तो इनसे सवाल करेगी। जनता रोजगार मांगती है तो उसको लाठी देते हैं। जनता कहती है महंगाई कम करो तो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। जनता कहती है कि बेरोजगार खत्म करो, रोजगार दो। हिंदू तो जनता अब असल मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की रणनीति से ही बीजेपी को मात देने की तैयारी की जा रही है, काम कर रही है। हिंदुत्व को हथियार बनाया, कांग्रेस ने भी हिंदुत्व को तो ढाल बनाया है, बातचीत की है। राहुल गांधी ने इतना बड़ा लेख लिखा है। क्या मोदी की राह पर नहीं चल रही है कांग्रेस? कांग्रेस भी आज लेख लिखने की जरूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का नाम लेकर, भगवान राम का नाम लेकर राजनीति की और अपनी एक दुकान सजाई और उस दुकान के सारे हमेशा से चुनावी मैदान में आए, लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर छला, ठगा और मूर्ख बनाया और पीछे पर्दे के पीछे जाकर जनता का सारा पैसा लूटकर चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। जनता के हाथ में इन्होंने कटोरा दे दिया, राशन की लाइनों में लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री जी बड़े मंचों से अपनी पीठ थपथपाते और कहते हैं 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि देश में जो 40 करोड़ लोगों को राशन मिलता था आपने 82 करोड़ इतने लोग बढ़ा दिए, यानी रोजगार घटा, गरीबी बढ़ी है। तो जनता चाहती है कि असल मुद्दे पर बात हो। जनता कहती है रोजगार दो, ये रोजगार दे नहीं पा रहे। हर साल 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अब रोजगार बढ़कर 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे, रोजगार तो उल्टा घट गए हैं। ठीक है, कल तक राहुल गांधी कहते थे, ओबीसी की बात करते थे, राहुल गांधी जातीय जनगणना की वकालत करते थे, कई ऐसी तरीके की बातें करते थे, धमकी भी देते थे कि अगर जनगणना नहीं कराई गई तो 2011 का जो डेटा है वो हम सबके सामने ले आएंगे। लेकिन अब वो हिंदुत्व को ही ढाल बना रहे हैं। जिस राह पर मोदी चल रहे हैं, क्या उसी राह पर कांग्रेस भी चलने की तैयारी कर रही है? उसी की राहुल जी कहीं कुछ गलत नहीं कह रहे। हाँ। राहुल जी कह रहे हैं कि 90% जो देश के जो सचिव हैं, 90 सचिवों में महज 5 ओबीसी हैं। हाँ। तो देखिए इतना बड़ा अंतर जो आ रहा है, 3 ओबीसी माफ कीजिए, तो इतना बड़ा जो अंतर आ रहा है वो अंतर का क्या है? कुल देश के बजट में कुल 5% उनका योगदान रह गया। तो इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 50% से ऊपर है। आप उनको अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। लगातार जो बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां हैं उनको आप धीरे धीरे प्राइवेट कर रहे हैं। उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसके लिए अभिमन्यु जी, जो बात मैं आपसे, जिस सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ वो सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। राजेश सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आरोप है आपके ऊपर कि इस तरह के वादे आप करते हैं लेकिन जनता तक वो चीजें नहीं पहुंचती हैं, सिर्फ हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने से भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी राज्यों में, क्योंकि अब कांग्रेस का कहना है हर जगह की आपने मुंह की खाई है। तो ऐसा आपको क्यों अब लगता है कि अब ये जो 4-5 जगहों जहां पर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां आपकी सरकार आ जाएगी, मोदी के चेहरे पर आप लड़ेंगे और सरकार आपकी बन जाएगी? इतना भरोसा क्यों? वक्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए इस देश को 800 साल तो मुगलों और मुसलमानों ने लूटा,
200 साल अंग्रेजों ने लूटा और 70 साल कांग्रेस ने लूटा। ये मन्नू जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ नहीं रही, वहाँ नहीं रही। अरे आप तो पूरे देश में थे ना भाई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो आपकी सरकार बनती थी। जनता ने क्यों आपको नकार दिया? उत्तर प्रदेश में क्या हाल है आपका, बिहार में क्या हाल है आपका, यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हाल है आपका। तो आप तो ये देखिए ना कि जब आपकी तूती बोलती थी तब तो आप जनता को लूटने का काम किए। और इन्होंने क्या किया कि 70 साल तक तो हिंदुओं का शोषण करते रहे। हाँ, हिंदुओं के अधिकारों को छीनते रहे, उनके अधिकारों का अपहरण करते रहे। और अब जब मोदी जी उनको संजीवनी दे रहे हैं और पूरे देश के लिए सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं, तो अब ये कालने भी लोग राम नामी का नया चोला पहन करके राम राम चल रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं। अरे आप हिंदू नहीं है भाई, आपके न पिताजी हिंदू न आपकी माताजी हिंदू है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। नहीं, राजेश जी एक बात बताइए, जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंदिरों में जाने की बात होती है, अगर मंदिरों में जाया जाए, राम नाम लिया जाए तो भी आपको दिक्कत हो जाती है। आप कहते हैं ये सब एक दिखावा है, कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अब जब वो हिंदुओं के लिए लेख लिख रही है तभी भी आपको उससे परेशानी है, क्यों? हाँ वक्ता वही बता रहा हूँ। देखिए वक्ता जी, हमें परेशानी क्यों होती है कि जब इनके राहुल जी कहते हैं कि भाई मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं और कोर्ट में ये राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे कि इनका अस्तित्व ही नहीं है, उनका प्रमाण मांग रहे थे भगवान राम के होने का। और उसके बाद जब इनके इंडिया गठबंधन के लोग और कहते हैं सनातन धर्म को मैं समाप्त कर दूंगा, और उसका जब समर्थन खड़गे जी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे करते हैं जब उनका समर्थन कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं स्टालिन जी, तो समस्या ये आती है कि जब कालीने में लोग राम नाम का चोला ओढ़ते हैं तब हमको समस्या होती है जी कि भाई आप एक उस पे चलिए ना, एक रास्ते पे चलिए ना। आप जब विरोधी है तो जब वोट बैंक की राजनीति आती है, जब चुनाव आता है तो अब आप राम नाम का चोला ओढ़ लेते हो। अब उसके पहले आप बोलते हो कि मैं सनातन को समाप्त कर लूंगा, उनके साथ आप रहते हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उनका समर्थन करते हैं, तब हमको समस्या होती है। जब कालने में लोग राम का नाम रखने लगते हैं, हिंदू करने लगते हैं। अभिमन्यु जी देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि परेशानी इस चीज से है कि जब आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की आपके ही सहयोगी सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। कितने दिनों तक राहुल गांधी इस बात को लेकर चुप रहे, एक शब्द नहीं कहा गया? जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, हमारे भाई बहुत भोले भी है और उनकी मुझे लगता है याददाश्त भी बहुत कम है। एक नेता थे जो विस्की में एक भगवान का नाम लेते थे और रम में एक भगवान का नाम लेते थे, वो मान्य बना रखे हैं इन्होंने, उनको मंच पर बिठाते हैं। आजकल एक नेता है वो अखिलेश जी के साथ घूम रहे हैं, इन्होंने उन्हें भी मान्य बनाया हुआ था। तो ये इनका जो कथनी करने में बड़ा फर्क है। और देखिए कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसका अपना मसला है। कांग्रेस पार्टी किसी भी नफरत की विचारधारा जो बांटने की बात करते हैं उनके साथ नहीं है। जी राजेश जी कहिए। हाँ नहीं, देखिए वक्ता जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी हिंदू विरोध की अगर कोई बात करता है, उनके देवी देवताओं के विरोध की बात करता है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। साथ में रहना, चुनाव लड़ना, गठबंधन में रहना एक अलग बात है, लेकिन मैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरह और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की तरह मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ कि नहीं सही कर रहे हैं। हमारे साथ कौन गठबंधन में क्या नहीं, बहुत सारी विचारधाराएं होती है, लेकर के लोग गठबंधन करते हैं। लेकिन बताइए, एक अभी हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का अगर कोई नेता अगर हिंदू विरोधी कोई बयान दिया हो, अगर उसका समर्थन किया हो, तो आप बताइए क्या समर्थन किया? एक बात। दूसरी बात, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि राहुल जी जो क्षण अपना रूप बदलते हैं गिरगिट की तरह, मैं उस बात को कहता हूँ कि ये कहते हैं कि मंदिर में लोग छेड़खानी कर, तो आप काहे के लिए मंदिर में गए थे? आप पूरा एकदम राम का चोला पहन करके भगवा पहन के मंदिर में छेड़खानी करने गए थे, आप काहे के लिए मंदिर में गए? तो जब हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करते हैं, ठीक है राजेश जी, और कहते हैं छेड़खानी करने गए। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार
सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी बेटी आपके यहाँ सांसद है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों शोषेबाजी कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर? अरे उनको बाहर निकालिए ना, क्यों राजनीति कर रहे हैं? कुल मिलाकर साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बात करें तो वाकई मान्य है। ठीक है राजेश जी ठीक है, अभिमन्यु जी ठीक है। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि 2023 की जंग में ही बीजेपी और हर ओर से सियासी बिसात पर दोनों तरफ से गोटियां फिट हो रही हैं, लेकिन अब इस रणनीति के तहत काट क्या निकाली जाएगी, जवाब किस तरह दिया जाएगा, किसका दाव कितना सटीक बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।